Hello and welcome to the second episode of Ask Ashvi, which is all about how you can create your own investment portfolio. Today on the answering panel, we have the co-founder and CEO of Ashvi Investment and the true backbone of what this company stands for. She has inspired hundreds of women to start their own financial journey and received countless awards and recognitions from the financial industry. Let's welcome Mrs. Banita Jain. Hello, Ashwin. Hello. So, ma'am, we will start with the biggest question that most investors have when they are trying to create their own portfolio. Equity debt, divide कैसे करें? What is the right allocation for equity debt in an investor portfolio? वैसे तो थंब रूल ये होता है कि आपको अपनी एसेट को एलोकेट करने के लिए आपकी एज जितनी है उतना आप डेट रखिए, क्योंकि जब आपकी एज कम है तब आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो. डेफिनेटली ज्यादा रिस्क ले सकते हो क्योंकि उस समय आपके ऊपर लायबिलिटी कम है. जब आप 40 और 45 की एज पे जाते हो तब आपके बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं. जनरली ये होता है. आपको बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजना होता है, आपका भी रिटायरमेंट नियर आ रहा होता है, तो आपको वो उसके अकॉर्डिंग फिर डेट का पोर्शन बढ़ाना होता है. क्योंकि उस समय आपकी लायबिलिटी नियर आ जाती है. तो जब आपका गोल पास हो तब आपको इक्विटी, प्योर इक्विटी नहीं चूज करना चाहिए. इक्विटी, कंप्लीट इक्विटी में नहीं रहना चाहिए. वैसे भी एलोकेशन के लिए, मार्केट की वॉलेटिलिटी के लिए भी आपको थोड़ा सा तो डेट रखना ही चाहिए. तो ये डेट एलोकेशन का डेफिनेशन है. ओके. Risk profiler, if you want to know your own risk profiler, so we are launching a tool called Find Your Financial Rashi. You can find the link in the bio. Okay, so second question, which everyone wants to know, कि अपने portfolio में mutual fund select कैसे करने हैं? Because there's so many mutual funds. So how can an investor select? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी सिलेक्ट कौन सा नहीं करना है. Okay. तो जो सबसे पहले देखते हैं कि वो जो टॉप परफॉर्मिंग फंड होते हैं उसको उठा के उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं. तो अगर आप कभी भी ग्राफ देखोगे तो हर सेक्टर और हर परफॉर्मिंग फंड की एक रैंक होती है, और वो जो रैंक हर फाइनेंशियल ईयर में अप डाउन होती रहती है. Right. तो आप जो टॉप परफॉर्मिंग फंड देख रहे हो वो कल 5th रैंक पे भी हो सकता है, 2nd रैंक पे भी हो सकता है. Okay. तो उसका चूज करने का तरीका ये नहीं है. टॉप परफॉर्मिंग फंड्स नहीं चूज करना है. टॉप परफॉर्मिंग फंड नहीं चूज करना है. अब आपको कौन सा फंड चूज करना है, तो फिर आप सबसे पहले देखो कि आपकी नीड क्या है. शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. तो शॉर्ट टर्म जो होता है कम से कम 6 मंथ की आपकी ऐसी पैसा रहना चाहिए जो हम ओवरनाइट या लो ड्यूरेशन में रखते हैं, जिसको हमें कभी भी जरूरत पड़े तो हम उस पैसे को यूज कर पाए. और मीडियम टर्म में वो रखो जैसे हमारी शॉर्ट टर्म में 4 और 5 साल में हमारी कोई गोल है, जैसे कि हमारा कार गोल होता है या हमारा टूर गोल होता है, इस तरह से हमें टूर करना है. तो इस तरह के कुछ और भी गोल होते हैं जो नियर टर्म में है, उसको हम मीडियम टर्म में बांट सकते हैं. और लॉन्ग टर्म में जैसे आपका बच्चों की एजुकेशन है और हमारा अपना रिटायरमेंट है, इस तरह से रखना चाहिए. और कितना करना चाहिए, तो आपकी जो इनकम है उसका करीब 25 से 30% तक इन्वेस्ट करो और इसको इस तरह से शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर दो. ओके. सो दैट वाज एक्चुअली माय थर्ड क्वेश्चन कि कितना करना चाहिए. बट लेट्स कम बैक टू हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड्स एंड काइंड ऑफ ट्राई टू गो इन द डिटेल कि म्यूचुअल फंड्स कैसे चूज करने हैं. तो कैसे, मतलब कैटेगरीज हमें कैसे डिसाइड करनी चाहिए? जैसे हमने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए समझ लिया कि हमें 3 अलग रखने हैं, बट इनमें फिर हमें कौन सी कैटेगरीज चूज करनी चाहिए? कैटेगरी तो मैंने बता दिया कि शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं. लॉन्ग मीडियम टर्म में कुछ लार्ज कैप, मिड कैप इस तरह के रहते हैं, और इसमें लॉन्ग टर्म में आपके स्मॉल कैप रहते हैं या सेक्टर फंड रहते हैं. अब ये क्वेश्चन आता है होगा आपका दिमाग में कि अब इसमें ये लार्ज कैप, मिड कैप बहुत सारे फंड होते हैं, हमें कौन सा फंड लेना चाहिए. या ठीक है. तो उसके लिए अगर आप एक थाली से कंपेयर करें और बोलें कि हम अगर खाना खाते हैं तो डेली दाल, चपाती, चावल, सब्जी खा सकते हैं, बट हम ये रसमलाई या रसगुल्ला ये डेली नहीं खा सकते. तो इसी तरह से
इसको हम रेगुलर डाइवर्सिफाइड फंड बोलते हैं, इनको आप कभी भी ले सकते हो। और ये जो सेक्टर फंड है ये थीमेटिक फंड टाइप के होते हैं। ये थीम कब किस समय पे के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग कि किस समय, जैसे अभी अगर मैं बोलूँ तो आईटी थोड़ा डाउन है तो आईटी स्टॉक्स या आईटी सेक्टर फंड में जा सकते हो। तो इस तरह से कुछ फंड्स रहते हैं कि जिनमें जो आप लॉन्ग ले सकते हो। ओके ओके। बट ये सारे फंड लॉन्ग टर्म के लिए, और थोड़ा जैसे कि हमें रसगुल्ला एक ही खाना चाहिए, वैसे ही थोड़ा अगर आपका 100 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 रुपए ओके। सो जो हमारे एक स्टेबल फंड्स होते हैं जैसे लार्ज कैप्स हो गए या इंडेक्स फंड्स हो गए फॉर एग्जांपल, तो स्टेबल को दाल की तरह हमें रखना चाहिए एवरी डे। और जो कुछ हाई रिस्क वाले हैं जैसे सेक्टोरल हो गए, थीमेटिक हो गए, उनको थोड़ा रखना चाहिए, लेकिन सब मिला के डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ओके ओके, अमेजिंग। ठीक है, तो अब जैसे ओके, सो वी आर कमिंग फ्रॉम कि हमने अपना इक्विटी डेट एलोकेशन बनाया, उसके बाद हमने अपने फंड सिलेक्ट किए। अब एसआईपी कितने की चलानी चाहिए? एसआईपी कितने की चलानी चाहिए, इसके लिए तो ये थंब रूल है कि आपकी जो आपको कितना, आपकी जैसी भी नीड है, आपकी जो नीड कितनी, वो आपके एडवाइजर भी आपको बता सकते हैं। और आपकी नीड, आपकी लॉन्ग टर्म में क्या नीड है, आपके गोल क्या क्या है, उस गोल के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। वैसे आपकी सैलरी का करीब 25 से 30% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उसमें एसआईपी कितने की चलाएंगे, ये आपको आपके गोल बताएंगे कि आपका लॉन्ग टर्म गोल कितना है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग और मीडियम टर्म क्या है। तो उसमें वो एसआईपी आपकी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ओके ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लॉन्ग टर्म गोल है रिटायरमेंट, तो हम रिटायरमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना पैसा चाहिए होगा, और फिर बैक टेस्ट करके हम एसआईपी अमाउंट पे पहले आप कॉर्पस माइंड में आज का सोचो, क्योंकि कोई भी फ्यूचर का नहीं सोच पाता। आज का सोचो, फिर उसमें इन्फ्लेशन लगा के सोचो कि उस समय क्या चाहिए। अगर आप देखोगे तो प्लान करोगे कि अगर हम अगर अभी 10 साल पहले गोल्ड कितने का था, आज गोल्ड कितने का है, या हम जो भी हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने थे, अगर 10 साल पहले कितने में हमारा घर मैनेज हो जाता था, आज हमारे कितने में मैनेज हो रहा है। आज सोच पाते हैं हम, फ्यूचर नहीं सोच पाते। फ्यूचर हम निकाल के दे देते हैं। डेफिनेटली। ओके, सो अभी आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कि हमें कैसे एक पोर्टफोलियो बनाना है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे काफ़ी बताया कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में हमें डिवाइड करने अपने गोल्स। इससे हमें ये पता चलता है कि वी नीड टू डिवाइड आवर गोल्स, और सारी एसआईपी एक साथ नहीं करनी है, एक बकेट में नहीं डाल देनी है। राइट, आपको सारे एग्स एक बकेट में नहीं रखने हैं। डेफिनेटली। तो आपको अपनी जैसे आपने कभी कभी क्या होता है कि स्मॉल कैप फंड में देखा कि इसमें तो 40% का रिटर्न आ रहा है, सारा पैसा डाल दिया और 1 साल में आ रहा है। वो 1 साल में नहीं आ रहा है, 1 साल में वो फंड आपको रिटर्न नहीं देगा। दे चुका है, कभी कोई एक टाइम आता है उस समय पे आप एकदम रिटर्न दिया तो उसको आप रिटर्न नहीं मानेंगे। उसमें आप स्मॉल कैप कितने समय के लिए होता है तभी आप उसमें लगाइए, मिड कैप कितने समय के लिए होता है, लार्ज कैप। तो इसीलिए आपका इन्वेस्टर ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू डिलिजेंस जरूरी है, रिस्क प्रोफाइलर भरना जरूरी है। आपकी नीड सबसे पहले, टाइम होराइजन और नीड, कितने टाइम के लिए आपकी कौन सी नीड है। डेफिनेटली। सो अनदर क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव, कि क्या लिक्विडिटी होती है म्यूचुअल फंड्स में, कि जैसे अभी मेरे को कल को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या मुझे मिल पाएगा, कितना टाइम लगेगा? ये तो अच्छा है, ये पूछ लिया तुमने, क्योंकि जनरली लोगों के माइंड में रहता है कि मेरा पैसा कहीं रुक तो नहीं जाएगा, मुझे जरूरत पड़ी तो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए ये होता है कि सिर्फ जो टैक्स सेविंग फंड होते हैं उसमें 3 साल की लॉकिंग होती है। कुछ रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन फंड होते हैं, उनकी 5 ईयर लॉकिंग होती है। कुछ फंड, और ज्यादातर सारे फंड्स में ओपन एंडेड होते हैं। 1 साल की किसी फंड में एग्जिट लोड होता है, किसी में वो भी नहीं होता है। तो ये फंड टू फंड वेरी करता है। इसलिए आप कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो। तो जैसे अगर रिडेम्पशन के लिए कॉल करें, रिडेम्पशन बोलते हैं राइट, तो अगर रिडेम्पशन के लिए आप अप्लाई करें तो कितने समय में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? वर्किंग के 2-3 डेज में आ जाते हैं। 2-3 वर्किंग डेज में आ जाते हैं। ओके, वंडरफुल।
Thank you so much. I think that helps a lot of questions which people have about mutual funds and SIPs. And अगर आपका भी कोई question है mutual funds और SIP के बारे में तो उसको comments में ज़रूर बताइए and we will take it up in the next episode. See you.